नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। 1500 वर्ष पूर्व, 1500 1600 वर्ष पूर्व जब गुप्ता काल रहा होगा, जब हर्ष का शासन काल रहा होगा, तो उत्तर भारत में सामान्य लोग किस भाषा में आपस में बातचीत करते रहे होंगे। यह बड़ा ही कौतूहलपूर्ण विषय है। इस पर तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। क्योंकि गुप्ता काल और हर्ष के शासन काल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। विदेशी विवरण प्राप्त होते हैं। विदेशी विवरणों में फाहियान हुएसान का विवरण सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तमाम जानकारियों के आधार पर जो निचोड़ निकाला जाता है, उस उनमें भी हम अत्यंत संक्षेप में आज हम आपके समक्ष अपनी बात रखने जा रहे हैं। हम जो अपनी बात रखेंगे, निश्चित रूप से यह एक धारणा है, सिर्फ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसमें अपनी बात तो रखी ही जाएगी। हम चाहेंगे कि जो जानकारियां हैं उनको थोड़ा एक अपने ढंग से बोलने की कोशिश की जाए, उसमें थोड़ा सा अपने भाव भी रखे जाएं। तो हम इसी दृष्टि से इसको बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है हमारी धारणा। तो निश्चित रूप से किसी विषय पर हम अपनी बात उसमें जरूर जोड़ते हैं। जो हमारे हृदय में, हमारे मन में जो विचार आते हैं, तो हम आप लोगों से थोड़ा शेयर भी करना चाहते हैं। तो आज का जो मूल विषय था कि 1500 वर्ष पूर्व, 1600 वर्ष पूर्व या गुप्ता काल और हर्ष के शासन काल के समय में जो सामान्य जन थे, सामान्य नागरिक जो लोग थे, वो आपस में किस भाषा में बातचीत करते रहे होंगे। जैसे कि आज हम कहें उत्तर भारत में जो 8-10 राज्य हैं, इनमें आम बोलचाल की क्या भाषा है, लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं। दक्षिण भारत में लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं, तो सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम पूरा बिहार ले लें, हम पूर्वांचल ले लें, तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। अगर हम मिथिला क्षेत्र में जाएंगे तो मिथिला भाषा, और ब्रजी क्षेत्र में तो ब्रज भाषा है। हम महाराष्ट्र में जाएं तो मराठी भाषा है। फिर दक्षिण में जाएं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, स्थानीय स्तर की बोलचाल की भाषा भी है। तो इस तरह से 1500 वर्ष पूर्व या 1600 वर्ष पूर्व जब गुप्ता काल रहा होगा या जब हर्ष का शासन काल रहा होगा, तो आम बोलचाल की क्या भाषा रही होगी। एक तो हो गया आम बोलचाल की भाषा, दूसरा शासकीय स्तर की भाषा, यानी शासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता रहा होगा। जैसे आज शासन में तो संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन सामान्य शासकीय कार्य आज अंग्रेजी में होते हैं। उसी तरह से उस समय भी शासकीय भाषा का प्रचलन था, और निश्चित रूप से था। तो वो शासकीय भाषा कौन सी थी, इस संदर्भ में ही हम अपने विचार रख रहे हैं। तो हम सीधा उस मुद्दे पे आते हैं। जो भी रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं, जो भी जानकारियां हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य जो सामने उपलब्ध हैं, उसमें निसंदेह यह हर जगह लिखा है कि गुप्ता काल में और हर्ष के शासन काल में भी जो शासकीय भाषा थी, शासन या शासन स्तर के जितने भी कार्य होते थे, जो विद्वजन थे, जो विद्वान थे, जो अपनी कृतियां लिखते थे, साहित्यकारों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अधिकांश साहित्यकार, जितने भी खास साहित्यकार मिलते हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा को ही महत्व दिया है। संस्कृत भाषा में ही उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया है। इस तरह से जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जो आम जन थे, खास करके उत्तर भारत में, उनकी आम जन की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत आम जन की भाषा थी। लोग प्राकृत में ही आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे। यानी जीवन यापन की मुख्य भाषा उनकी जो थी वो प्राकृत थी और बोलचाल की। और लिखने पढ़ने या साहित्यिक स्तर की जो भाषा, वो संस्कृत रही होगी। प्राकृत में भी साहित्य लिखे गए हैं, और लेकिन मुख्य भाषा मतलब विद्वजन या हम साहित्यिक स्तर पे कहेंगे या शासकीय स्तर पे, वो संस्कृत थी। गुप्ता काल और हर्ष काल में जो स्थान संस्कृत को प्राप्त था, वह आज कमोबेश हिंदी को प्राप्त है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि हिंदी अभी राजकाज की भाषा नहीं हो पाई है। उस समय संस्कृत राजकाज की भाषा थी और विद्वानों की भी भाषा थी। आज संस्कृत विद्यमान है, आज संस्कृत रची बसी हमारे समाज में जरूर है, लेकिन न तो ये आम बोलचाल की भाषा है, न तो राजकाज की भाषा है, और न ही साहित्यकारों की। बहुत कम साहित्य लिखे जा रहे हैं आज संस्कृत में। लेकिन हिंदी भाषा में साहित्य सर्वसुलभ है, चारों तरफ उपलब्ध है, और हिंदी में साहित्यिक संरचना बहुत बहुत मतलब उच्च स्तर पर रची जा रही है। तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साहित्यिक स्तर की भाषा तो हिंदी है, लेकिन राजकाज की भाषा आज नहीं हो पाई है। लेकिन आज हम उस समय से तुलना करें तो अब जो जानकारी उपलब्ध है उस आधार पर ही हम कह रहे हैं। उस समय क्षेत्रीय भाषाएं कम थी, मूल रूप से प्राकृत भाषा थी, लेकिन आज बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हम बंगाल से देखें, असम से देखें तो असमिया है, मणिपुरी है, फिर बंगाली है, फिर भोजपुरी है, ब्रजी, मैथिली, ठीक है, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, न जाने कितनी भाषा हैं। जम्मू कश्मीर में हम जाएंगे, डोगरी, बहुत सारी स्थानीय भाषाएं हैं। उनमें लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, आपस में संबंध रखते हैं,
वो हमारी मूल अभिव्यक्ति हैं। यानी हमारे हृदय में जो भाव आते हैं, हमारे पूरे शरीर में जो एक भावात्मक अभिव्यक्ति होती है, वह निसंदेह जिससे हम बचपन से आपस में कम्युनिकेट किए हैं, उसी में वह संभव हो पाता है। यानी अभिव्यक्ति उसकी उसी ट्यूनिंग में होती है। और जब वो भाषा, स्थानीय भाषाएं जब आपस में हम बोलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और जब बड़े मन से आपस में बात करते हैं, तो शरीर का हाव भाव अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में, हमारे मन में जो भाव हैं, जब बोला जाता है तो हुबहू शारीरिक अभिव्यक्ति भी वही होती है। अब साहित्यकार क्या करते हैं? साहित्यकार जो उच्च स्तर की भाषाएं हैं, जैसे आज हिंदी हम कह रहे हैं, ठीक है, जो निश्चित रूप से हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, अगर उनको हम कहें भाषा, जो देश की भाषा है 22 भाषा, उनमें साहित्यिक जो सृजन होता है, साहित्यिक रचनाएं जो लिखी जाती हैं, तो पहले वो भाव उस भाषा में भी आ सकते हैं, वो भाव स्थानीय बोलियों में भी आ सकते हैं। उस बोली भाषा को जो हमारे हृदय में भाव आ रहे हैं, उनको मूल भाषा में बदल दिया जाता है। तो ट्रांसलेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्रांसलेशन है। हमारी जो मूल बोलियां होती हैं, मूल भाषाएं जो होती हैं, जिससे हम परिवार में, अपने समाज में, अपने नाते रिश्ते में जिससे हम इंटरेक्ट होते हैं, उनमें जो भाव छिपा होता है, वही हमारे हृदय का असली भाव है। तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हम कहीं कहीं बड़े मतभेद जैसी स्थिति पा जाते हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो संस्कृत बोलता था और जो बाकी और समाज था वो प्राकृत, तो भेदभाव था। ये भेदभाव वाली जैसी बात हमको बड़ा थोड़ा अटपटा लगता है कि इसमें भेदभाव जैसी बात ही नहीं है। हम आज, आप पूरे पूर्वांचल में घूमिए, आप बिहार में घूमिए, ब्रज क्षेत्र में जाइए, लोग स्थानीय स्तर पर अपनी ही भाषा बोलते हैं, तो भेदभाव कहाँ है? सारे लोग संस्कृत तो बोल नहीं सकते हैं, सारे लोग हिंदी बोल नहीं सकते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं। स्थानीय जो उनकी बोली है उसी में इंटरेक्ट होंगे, क्योंकि मूल अभिव्यक्ति उसमें हो जाती है। तो मैं जो इस संदर्भ में अपने भाव रखता हूँ, अपनी धारा रखता हूँ, वो ये कि जो हमारी मूल बोली है, हमारी प्राचीन काल में पाली, हमारी प्राकृत भाषा, हमारी बोली भी थी और हमारी भाषा भी थी, साहित्यिक सृजन भी होते थे, ठीक है। तो अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये भाषा सामान्य लोगों की है तो इसे यह स्थान प्राप्त था, संस्कृत राजकाज की भाषा थी तो उसे वह स्थान प्राप्त, ये स्थान प्राप्त होने वाली बात नहीं है। राजकाज हो सकता है उसकी भाषा कुछ अलग हो, आज अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारी निश्चित रूप से हमारी ऐसी भाषा ही नहीं है कि संविधान में उसको दर्जा नहीं मिला है, ठीक है, संवैधानिक भाषा है ही नहीं वो, राजकाज की भाषा हमारी हिंदी है, फिर भी राजकाज की भाषा वो बनी हुई है इस समय, ठीक है। तो वो एक दूसरी, एक औपचारिक भाषा हो जाती है, लेकिन हमारी मूल भाषा, हमारी वो बोलियां हैं जो हमें एक दूसरे को बांधती हैं, एक दूसरे को ऐसे बंधन में बांध के मजबूत कर देती हैं कि सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र की संरचना होती है। भारत विविधतापूर्ण देश है, इसमें इस तरह की एक कोई भाषा नहीं है, सैकड़ों भाषाएं हैं, 400-500 से अधिक भाषाएं हैं, 450 से अधिक हमारे स्थानीय स्तर की बोलियां हैं जो हम बोलते हैं और एक दूसरे को, ये तो विविधता में एकता है, ठीक है। वो बोलियां हमको इस तरह से बांध देती हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से के भाव को जब समझ लेंगे तो निश्चित रूप से एक सामाजिक अभिव्यक्ति बदल जाती है, पूरा बिंब बन जाता है, हमारी संस्कृत है, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमने आपके समक्ष जो अपनी बात रखी कि गुप्ता काल और हर्ष के शासन काल में कौन सी स्थानीय स्तर की भाषा रही होगी, आम बोलचाल की भाषा रही होगी, हमने आपको बताया। फिर जो राजकाज की भाषा थी, मुझे विश्वास है